नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 17 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन ये कहता है कि राह बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। तो राह तो आपकी सीधी है, लेकिन मोड़ जो है वो हमेशा आपको जगह-जगह पर मिलती है, जो कि आपको भटकाने के लिए रेडी रहती है। आज के पहले नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना? Which country has become the fourth country to successfully dock to spacecraft in space? तो आपका भारत बना है। आपको पता होगा कि जो हमारे जो स्पेस में जो हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसको डॉक किया जाता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ा जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे भारत अंतरिक्ष में दो स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश हमारा भारत इंडिया बन गया है। हालांकि पहले स्थान पर आपका अमेरिका था और दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर हमारा इंडिया बन गया है। आपको पता होगा कि इंडिया की स्पेस जो है इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग ए एक्सपेरिमेंट मिशन यानी कि स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 30 जनवरी 2024 था, वो 30 दिसंबर 2024 था। वहां से आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात के 10 बजे स्पेस डॉकिंग किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से दो स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। इसरो ने 16 जनवरी को सुबह, मतलब 16 जनवरी यानी कि लगभग लगभग कल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसरो ने 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया है। आपको याद रखनी है स्पेडेक्स मिशन के तहत भेजे गए उपग्रह है। और डॉकिंग का मतलब क्या होती है? डॉकिंग का मतलब होती है कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को जोड़ना, जबकि अनडॉकिंग का मतलब होता है कि उनको जो कनेक्ट रहती है उसको अलग करना होती है। स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग करने वाला पहला देश, आपको जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि वो अमेरिका है। 1966 में पहली बार डॉकिंग इन्होंने किया था। और सोवियत यूनियन यानी कि रूस ने 1967 में, चीन ने, और उसके बाद में 2011 में स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग में सफलतापूर्वक हासिल किया है। तो देख लीजिए, अमेरिका ने 1961 में किया था और आपका सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, तो वो है 1967 में किया था और चीन ने आपका 2011 में किया था। हालांकि इंडिया जो है वो अब किया है, लेकिन फिर भी चौथे स्थान पर तो है ना। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो वो आपका है कौन है? भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी। आपने देखे होंगे कि जब भी हम लोग कोई भी चीज को तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसकी मॉक देते हैं। जैसे भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि इंडियन आर्मी फोर्स जिसको बोलते हैं, वो 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया जाएगा। और भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के विशिष्ट हवाई सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा पार्टिसिपेट लेंगे। और यह अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज के लेकर के होगा। यह अभ्यास दोनों सेवाओं की तत्परता को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए और मेरे ख्याल से तैयार करेगा। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास है। जैसे आपका डेजर्ट टू नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास, जो कि भारत, फ्रांस, यूएई के बीच में होती है। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास। तो डेजर्ट से आपका डेजर्ट नाइट याद रखिएगा। डेजर्ट नाइट में इंडिया जो है वो फर फर उड़ती है। तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैक लगाती है तो कमबैक करने में आपका जो है वो आपका यूएई कभी नहीं पीछे हटती है। जो हुआ सो हुआ। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होती है। आप देखते होंगे सूर्य अभ्यास के बारे में कि भारत जो है वो भारत में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका नेपाल में भी निकलता होगा। अभ्यास अभ्यास आपका डी अभ्यास DUSTLIN के
डस्ट लिंक आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। उसके बाद में है आपका क्या बोलते हैं IMT ट्राइलेट 2024। ये भारत आपका मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में होती है। और ट्रायम्फ 2000 टाइगर ट्रायम्फ 24 ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। देखिए टाइगर की तरह आपका दहाड़ता है अमेरिका ही। अभ्यास लमित्ये 2024 ये भारत इससे सेशेल्स के बीच में होती है। और सी डिफेंडर्स 2024 ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। डिफेंडर्स के मामले में अमेरिका आगे है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्यूमा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा लाइन इंडिया? तो वो आपका पीबी सिंधु को पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आप देख सकते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है ने प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी किया है। बैडमिंटन में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, हाँ तो ओलंपिक बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 आपका ओलंपिक में जीतने वाली महिला पीवी सिंधु। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये भी चर्चित में रहते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। 2016 में ये खेले थे आपका बैडमिंटन में जो जिसमें आपका इनको मिला था रजत पदक मिला था। सॉरी 2016 में रियो ओलंपिक रजत पदक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इनको मिला था। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। तो स्टेडियम याद रखिएगा 2024 इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन में। और आपका प्यूमा जर्मनी की एक कंपनी है। प्यूमा कहाँ की कंपनी है? तो प्यूमा जो है वो आपका पीयू यानी कि जब पीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जरने लगेगा, ऐसा लगेगा कि जरने लगेगा। बैंक ऑफ यहाँ पे बड़ौदा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्यूमा जो है वो आपका जब भी पीजिएगा तो आपको जरने लगेगा ऐसा। इसकी स्थापना रुडोल्ड डैसलर ने 1 अक्टूबर 1948 को की थी। तो रुडोल्ड डैसलर ने 1 अक्टूबर 1948 को की थी। तो प्यूमा के बारे में याद रखें कि प्यूमा एक जर्मनी की कंपनी है और इनकी स्थापना 1 अक्टूबर 1948 को की थी। इसको की था रूडोल्फ डैसलर ने किया था। प्यूमा एक कंपनी है। प्यूमा जूते परिधान बनाने वाली एक कंपनी है। और प्रमुख एम्बेसडर के बारे में जानते हैं। आपका जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। मनु भाकर को आप लोगों ने जानते होंगे। और SA-20 लीग की एम्बेसडर आपका दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। अब आपकी जो प्रश्न पूछा गया था कल पे उसकी आंसर आप लोगों ने दिए कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। और हमने विश्व के किस राष्ट्र से संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो अमेरिका के संविधान से किया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? और प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? और अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। अगले नंबर प्रश्न कहता है कि इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? वेयर हैज द peace deal between Israel and militant फिलिस्तीन ग्रुप हमास बीन साइंड? तो आपका है दो आपका कतर। तो कतर की राजधानी दोहा है। तो इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह के हमास के बीच में शांति समझौता, आपको पता है कि इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो आपका समझौता जो होने की बात चल रही है वो आपका कतर की राजधानी दोहा में चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास ने गाजा आप लोग जानते होंगे में दोनों पक्षों के बीच 15 महीने से चल रहे खूनी युद्ध के सब समाप्त करने के लिए एक शांति समझौता पर सहमति प्रकट किए हैं।
और इस समझौते के लिए बैठक आपका कतर की राजधानी दोहा में की गई है। शांति समझौता में शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और 3 चरणों में युद्ध विराम लागू करने की बात कही गई है। इजराइल सरकार की मंजूरी के बाद युद्ध विराम 19 जनवरी 2025 के लागू होगा। कब? 19 जनवरी को, यानी कि 19 जनवरी, यानी कि आप देख सकते हैं 19 जनवरी यानी कि कल परसों। और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। आपको पता होगा कि हमास ने जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, और जिसमें लगभग 1200 इजरायली और आपका विदेशी मारे गए थे और 252 बंधक बनाए गए थे। जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास पर हमला किया, और जिसमें अभी तक लगभग 46,000 से अधिक लोगों भी मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं, आप जब लोग मरते हैं तो आप क्या ही कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल है और यहाँ पे आपका लेबनान है, और लेबनान और इजराइल के बीच में आपका गाजा पड़ती है। इधर आपका जो है वो सीरिया है और इधर आपका जॉर्डन है। इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? जेरूशलम है। आप मेरे साथ बोलिएगा तब याद हो जाएगा। वहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हारजोग है। कौन है? इसहाक हारजून है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और इजराइल के लोकेशंस को आप देख सकते हैं, तो आप इजराइल के बारे में जान ही सकते हैं कितनी ज्यादा वहाँ पे डेंजर स्थिति है। चलिए, आज के पहला नंबर नहीं, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से भारतीय को सम्मानित किया गया। तो सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से भारतीय को किसको सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर हैज ऑनर्ड एन इंडियन विथ अ ऑनरी सिविलियन अवार्ड। तो आपका है तरुण दास को। आप देख सकते हैं कि सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के पूर्व प्रमुख तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति और सामुदायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। तरुण दास इस सम्मान से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। हालांकि पहले व्यक्ति ये जो है वो आपका रतन टाटा है, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। इनको सम्मान पाने के एकमात्र भारतीय थे। तो आप देख सकते हैं सिंगापुर ने ये जो सम्मानित किया है वो दूसरे व्यक्ति हैं, ये है दूसरे व्यक्ति हैं, और पहले व्यक्ति जो थे वो आपका रतन टाटा थे। मनु भाकर आपका शूटिंग से रिलेटेड है, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। प्रवीण कुमार आपका पैरा एथलेटिक्स, और डी कुके शतरंज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते होंगे। इनको जो है वो इसको पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी पुरस्कार नाम हुआ करता था, जो कि 1991 से 1992 में दिया गया, लेकिन बाद में 2021 में इसको नाम चेंज कर दिया गया, और इसके साथ 25 लाख रुपया भी दिया जाता है पुरस्कार में। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार भी मिला है। और कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। तो संविधान समिति के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो आपका है भीमराव अंबेडकर जी हैं, और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर है। संघ शक्ति समिति, तो संघ में शक्ति किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है संघ में शक्ति। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, संघ संविधान समिति, तो संघ की बात जैसे ही आ रहा है तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू को डिनोट कर रहा है। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए प्रांत, अगर प्रांत को कोई मिलाने की बात करता है तो वो वल्लभ भाई पटेल करते हैं, इनको यूनिटी बोली जाती है।
मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति आपका वल्लभ भाई पटेल है। तो मौलिक अधिकार जो आपका जो कह सकते हैं कि जो प्रांतीय के मामले में है वो आपका मौलिक अधिकारों के मामले में भी है। अच्छा, हाउस हाउस कमेटी के अध्यक्ष आपका है बी पटाभी सीतारामैया। बी पटाभी सीतारामैया को आप जानते होंगे, ये आपका गांधी जी के बहुत ही फेवरेट इंसान हुआ करते थे। बी पटाभी सीतारामैया। और भाषा समिति के अध्यक्ष आपका कौन है, तो वो आपका है मोतूरी सत्यनारायण है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति आपका राजेंद्र प्रसाद है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है, तो कौन है जी? which Indian company has launched India's first private hyperspectral imaging uh, sat, satellite plat प्लेटेरियम नेम्ड आपका फायरफ्लाई। तो आपका कौन है? पिक्सल्स है। आप देख सकते हैं पिक्सल्स कंपनी ने 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा आपका फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्य उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। उपग्रह तारामंडल ये होती क्या है? तो ये होती है आपका कृत्रिम उपग्रहों के एक साथ समूह को उपग्रह एक प्रणाली के रूप में काम करते हैं, मतलब एक साथ जो है वो लॉन्च किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं उपग्रह तारामंडल बोलते हैं। उस उड़ान में आपका स्पेसएक्स रॉकेट ने भारतीय अंतरिक्ष कंपनी यानी कि दिंग तारा द्वारा बनाए गए स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करेगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज स्कोर्ड इट्स हाईएस्ट ओडीआई स्कोर अगेंस्ट विच टीम? तो आपका है कौन है? आयरलैंड है। आप देख सकते हैं महिला टीम ने जो है वो स्कोर को बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 435 रन इन्होंने बनाए हैं 5 विकेट तक। भारत की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ किसके जी? आयरलैंड के खिलाफ जो है वो तीसरे वनडे में 435 रन 5 विकेट रन बनाए, और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सर्वोच्च वनडे स्कोर रहा। यह किसी भी भारतीय टीम यानी कि पुरुष या तो फिर महिला द्वारा बनाए गए सर्वोच्च वनडे स्कोर रह गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ के 418 बनाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप स्कोर है जो कि आपका न्यूजीलैंड महिला वनडे में सर्वोच्च स्कोर जो आपका न्यूजीलैंड है, 491 रन 4 विकेट पर मारी है, और विपक्ष जो है वो आपका आयरलैंड है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? बीच कमीशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली। तो आपका है परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। हाल ही में सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एईसी बोले तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिसको बोलते हैं का पुनर्गठन किया है अभी हाल ही में। और इनमें आपका कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और व्योम सचिव मनोज गोयल को शामिल किया गया है। पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। कौन है जी? इनके अजीत कुमार मोहंती है। आप जानते हैं आयोग में अन्य सदस्य जैसे कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, जैसे आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिस होते हैं वो अजीत डोभाल है। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो पूरा राष्ट्र की सुरक्षा कौन करेगा? जो आपका अजीत रहेगा। अजीत मतलब कि जो जीतने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
तो अजीत डोभाल हो जाएगा राष्ट्रीय सलाहकार के। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव आपका प्रमोद कुमार मिश्रा है। देखिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी कि मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, मुख्य सचिव बोलते हैं, प्रधान सचिव मतलब कि उनके हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं। तो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कौन रहेगा, जो उसके लॉयल रहेंगे, यानी कि प्रमोद रहेंगे। प्रमोद मतलब कि जो ऐसा लगता है कि मीठा बोल रही है, प्रमोद जी रहेंगे। और मिश्रा जी सबसे तेज होते हैं। विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी आपका कौन है, विक्रम मिश्री है। तो विक्रम मिश्री कैसे याद रखें, विदेश मतलब कि फॉरेन यानी कि विदेश घूमने में काम करती है, तो विदेश से आपका विक्रम मिश्री याद कर सकते हैं, बी और बी याद कर सकते हैं। कैबिनेट सचिव आपका टीवी सोमनाथन। देखिए कैबिनेट सचिव मतलब कि आसपास के सचिव है। तो आसपास के सचिव रहने के लिए आपको आसपास के न्यूज से जुड़ा रहना पड़ेगा, और न्यूज से जुड़ने का मतलब आपको टीवी देखना पड़ेगा। व्यय सचिव यानी कि एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मनोज गोविल है। अब परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करते हैं, तो यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है, और यह परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास, उत्पादन और उपयोग से संबंधित कार्यों को देखरेख करता है। किसी अनुसंधान, विकास, उत्पादन और उपयोग से संबंधित कार्यों को यह देखभाल करती है। आयोग भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की योजना, प्रबंध और आपका क्रियान्वयन का जिम्मेदार भी इन्होंने संभाला है। अगला नंबर प्रश्न का आता है, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है। आपका बीच पे कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका है 8th। केंद्र सरकार ने जो आपका सेंट्रल सरकार ने 16 जनवरी को ये डिसीजन लिया है कि 8वें वेतन आयोग में ये गठन मंजूरी दे दिया है कि इस आयोग की सिफारिश से साल 2026 में जो लागू होगा उसकी वेतन में क्या होगी, बढ़ोतरी की जाएगी। 7वां वेतन आयोग यानी कि 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, और इसके लगभग 1 करोड़ लोगों की फायदा हुई थी। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री आपका किसने किया था, मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में यानी कि 28 फरवरी 2014 को किया था। और आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया गया। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इसरो थर्ड सैटेलाइट लॉन्च पैड एट आपका श्रीहरिकोटा। तो आपका है 3,985 करोड़ रुपए जो है वो आपका लागत बैठेगी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दे दिया है, और इसकी जो लागत की बात करते हैं तो 3,985 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपका लॉन्च पैड इसको बोलते हैं, लॉन्च पैड तैयार करने में सिर्फ। तो तीसरा लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानी कि आपका एनजीएलवी बोले तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स की आपका जरूरतों को पूरा करेगा, और इसे भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। और अब तक दोनों लॉन्च पैड में लगभग 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं उस दोनों में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में बात करता हूँ तो इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्च सेंटर यानी कि आप बोल सकते हैं स्पेस पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नेल्लोर में स्थित है। श्रीहरिकोटा रेंज का नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया था। कौन, तो इसरो में श्रीहरिकोटा रेंज का नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, सतीश धवन। तो सतीश धवन के नाम पर ये रखा गया है, और श्रीहरिकोटा द्वारा 1969 में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए चुना गया था। इसकी स्थापना जो हुआ था वो आपका हुआ था कब हुआ था जी, इसकी स्थापना सतीश धवन के आपका क्या क्या कहते हैं, इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1 अक्टूबर 1971 को की गई थी। और चलिए RRR के लिए तैयार हो जाइए, इसमें कितनी आप मार्क्स ला पाते हैं। किस भारतीय अंतरिक्ष परियोजना ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों का विशिष्टता पुरस्कार जीता है। तो आपका जीता है, कौन जीता है जी, BJPPCI संरक्षण परियोजना।
सुनीता मेहता किस देश में भारत की हाई कमिश्नर बने हैं? तो सुनीता मेहता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो आपका फिजी की। देखिए ऐसे याद रखिएगा, सुनीता मेहता जो है वो आपका भारत की हाई कमिश्नर बनी है। ये हाई का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा बलवान होगी, यानी कि फिजिकल में इनकी जो है वो मजबूती होगी। लेकिन आपका जो है वो हाई कमिश्नर बनने के लिए आपको कुछ फिजिकल भी मजबूत होना पड़ेगा। फिजिकल मतलब फिजी हो जाएगा आपका। क्लैगनार क्लैगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको पता होगा कर्नाटका में। यहाँ पे हाथ से लोग जो है वो आपका क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, नाटक करने की कोशिश करते हैं। हस्तशिल्प जो जो आपका हाथों से बनाया गया है। किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियंस पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार जीता है? तो आपका जीता है माधव गाडगिल। आपका पनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई है? तो तेलंगाना की जो है वो आपका चेन्नामनेनी रमेश जो है वो उनकी जो है वो रद्द कर दी गई है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है मुंबई में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। आपका स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा बेंगलुरु में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियों को गठन किया है, बटालियनों को गठन किया? तो आपका 2 बटालियनों को गठन किया है। और 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका किया जा रहा है महाराष्ट्र में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थान को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया है? तो 77 किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया? तो किया गया आपका खांडवा में। और मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मकरविलक्कू जो है वो आपका केरला में किया गया है। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किया? तो उड़ीसा सरकार ने। भारत की किस कंपनी ने भारवस्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है? तो आपका किया है ईएल ने। लुसेंट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? तो हम लोग जानते होंगे ये कर्नाटक में है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि TISCO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला है? तो ये आपका है तालचेर है। अब आइए जानते हैं इसके 17 जनवरी 2025 की मॉक टेस्ट में डी केस का संबंध किस खेल से? तो शतरंज से है। और पूमा किस देश की कंपनी है? तो ये पीने के बाद जर जाइएगा। सूर्य किरण अभ्यास नेपाल से आपको पता है, ये तो आपको याद ही होगा। चीन ने किस वर्ष स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग करने में 2011 में? तो आपको याद होगा आपका स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग करने वाला पहला देश आपका अमेरिका होगा। ये तो याद ही होगा आपको। 1966 में किया था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो आपका पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आपको इसके बारे में लिखनी है। और ये पिक्चर्स किसकी है इसके बारे में भी आपको 10 लाइन बतानी है। तो बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।